17 फरवरी 2025 को सुबह 5:36 पे 4 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके ने पूरी दिल्ली को हिला करके रख दिया था। उसी के बाद 28 मार्च 2025 को म्यांमार में लगभग 12:30 बजे 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है और इस भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इसकी तबाही म्यांमार से थाईलैंड तक होती है। थाईलैंड में सिचुएटेड 30 माले की बिल्डिंग भी गिर जाती है। एक्सपर्ट्स का और इस तबाही में लगभग 2000 जाने गए हैं और 4000 से ऊपर लोग घायल भी हुए हैं। एक्सपर्ट्स का इंडिया में ये मानना है कि ये भूकंप के झटके, ये जो तबाही म्यांमार में हुई और इसके पहले जो दिल्ली में हुआ और अब म्यांमार में होने के बाद, ये बहुत ही बड़ा संकेत है कि इंडिया को भी रेडी रहना है ऐसे डिजास्टर के लिए। और इंडिया में ये भूकंप के झटके कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आखिर आएंगे कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर भारत के कौन से हिस्से अर्थक्वेक प्रोन हैं और आखिर यहाँ पे हमने क्या डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स ली है। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी एंड we are going to talk about India and the major earthquake zones of India and the reason why the northern portion of India specifically is very much vulnerable to the earthquake disasters. तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये जो म्यांमार में जो डिजास्टर आया है, जो अर्थक्वेक आया है 7.7 मैग्नीट्यूड का, इससे भी कहीं ज्यादा वर्स अगर डिजास्टर नेक्स्ट अर्थक्वेक अगर दिल्ली और असम में आती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जाने हजारों में क्या लाखों में भी जा सकती हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। अभी का जो म्यांमार में 7.7 मैग्नीट्यूड का जो म्यांमार और थाईलैंड में जो डिजास्टर है, वो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी वार्निंग है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर मैसिव ट्रिमर ऐसी आती है इन द सिटीज लाइक दिल्ली और असम, गुवाहाटी, देन द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी इवन वर्स्ट। अब हम देखते हैं कि आखिर इस कैटास्ट्रॉफ के बारे में इंडिया, अब देखो इंडिया का जो जोन है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये पूरा जो हिमालयन जोन है, ये पूरा जोन इज वल्नरेबल टू द अर्थक्वेक। और ये क्यों वल्नरेबल है? क्योंकि यहाँ पे इट इज डिलीटेड, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे है इंडियन प्लेट और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कांस्टेंट कन्वर्जेंस, कांस्टेंट यहाँ पे जो बाउंड्री इंटरैक्शन है, इसकी वजह से हमेशा आए दिन ट्रिमर्स होते ही रहते हैं और काफी फ्रीक्वेंट होता है ये ट्रिमर। और अभी यहाँ पे टेक्टोनिक लोड और प्लेट्स का स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि काफी टाइम से ऐसा कुछ मैसिव ट्रिमर नहीं आया। लेकिन अगर मैसिव ट्रिमर, क्योंकि यहाँ पे है यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे है इंडियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट टाइम टू टाइम कन्वर्ज करता है और इंडियन प्लेट जो है वो सबडक्शन क्रिएट करती है यूरेशियन प्लेट के नीचे। तो ये सबडक्शन का जोन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टेथस सी कंज्यूम हो चुका है और हिमालयास की फॉर्मेशन हुई है। तो ये सबडक्शन जोन की वजह से यहाँ पे आए दिन जो है वो ट्रिमर की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं होती हैं। और इसी वजह से कहते हैं कि नियरली 60% ऑफ इंडिया, 60% इंडिया का जो है वो हाई सिस्मिक रिस्क पे है। और खास करके अगर हम बात करें तो इन एरियाज की, मतलब कि अगर हम बात करें तो हिमाचल की, उत्तराखंड की और बिहार की, ये सारे जोन 5 और जोन 4 में आते हैं। अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र, जिसको कि हम कहते हैं कि वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है और ये भी कहते हैं कि वो स्टेबल जोन है, तो आप बता दूं कि ये स्टेबल जोन नहीं है। यहाँ भी बहुत ही मैसिव जो है लातूर डिस्ट्रिक्ट में 1993 में अर्थक्वेक को देखा गया था। तो इधर देखो आप, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारी इंडियन प्लेट जो है वो सेपरेट हुई है। ये है यूरेशियन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट, और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो कोलिजन होता रहता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरैक्शन जो ये बनाते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता है। यहाँ पे आप देखो कि इंडियन प्लेट इज गोइंग साइड, it is creating a subduction zone inside the
beneath the यूरेशियन प्लेट, इफ इट इज गोइंग beneath the यूरेशियन प्लेट, तो इसकी वजह से जो भी यहाँ पे ट्रिमर होते हैं, जो भी यहाँ पे फॉल्ट लाइन्स है, जो भी यहाँ पे क्रैक्स है, इसकी वजह से पहली बात तो हिमालयाज बनी, और हिमालयाज की हाइट अभी भी बढ़ती जा रही है क्योंकि ये यहाँ जा रहा है प्लेट और इधर से एनर्जी ऊपर जा रही है, तो हिमालयाज बढ़ रही है, लेकिन इसकी वजह से हमेशा यहाँ पे डिस्टरबेंस रहती है। ये फॉल्ट लाइन जो क्रैक्स है बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल बनाते हैं इसको अर्थक्वेक के लिए। अब हम बात करते हैं इंडिया के सिस्मिक जोन्स के बारे में। तो इंडिया की जो सिस्मिक जोन है, इंडिया पूरी तरीके से जोन्स में डिवाइडेड है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। अगर मैं बात करूं तो जोन 5 जोन होता है जहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक की वल्नरेबिलिटी होती है और वेरी हाई रिस्क होता है। तो वो कौन सा जोन होगा? वो लगभग ये सारा जोन होगा, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल जोन में है और इधर भी एरिया की वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। 4 की बात करें तो ये हाई रिस्क है, यानी ये इसके नीचे वाला जोन आता है जैसे दिल्ली है या पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्लस बिहार। बिहार और दिल्ली जो है वो हाई जोन में आता है और यहाँ पे पहले भी बहुत सारे बिहार का 1934 का अर्थक्वेक जो है वो सबसे ज्यादा वर्स्ट माना जाता है। अब हम मॉडरेट जोन की जोन 3 की बात करें जो कि ये साउथ वाले जोन की बात करता है, जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु। जोन 4 की बात करें हम तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया जो कि जहां पे कि बहुत ही मिनिमल या ना के बराबर सिस्मिक एक्टिविटी रिपोर्टेड होती है। ठीक है, अब आप देखो कि अनचेक्ड ग्रोथ और अनप्रिपेयर्ड सिटीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम पार्ट है 2015 के सेंडाई फ्रेमवर्क के विच टॉक्स अबाउट द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बट फिर भी हम हमेशा बहुत हद तक जो है वो अंडर प्रिपेयर्ड ही रहते हैं। पास्ट ट्रेजेडीज हमारे देश में देखने को मिली है, जैसे कि 2001 का भुज का अर्थक्वेक, जैसे कि बिहार का 1934 का अर्थक्वेक, या असम का ले ले 1950 का अर्थक्वेक। तब भी इंडिया जो है वो इल इक्विप्ड थी और इस इल इक्विप्ड होने की वजह से हमें बहुत बड़ी प्राइस चुकानी पड़ी थी, काफी संख्या में लोगों की मौतें हुई थी और ये जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं इसको बहुत ही वीकली इन्फोर्स किया गया था। जो भी बिल्डिंग नॉर्म्स होते हैं उन बिल्डिंग नॉर्म्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया था और इन सब का हमने कॉन्सिक्वेंस देखा था, क्योंकि हफाजार्ड वे में एक्सपेंशन हो रही है, प्लान सिटीज नहीं हो रही है, मूवमेंट कैसे होगी ऐसे डिजास्टर के टाइम पे। इसी वजह से जो वल्नरेबिलिटी टू डेथ होती है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। जबकि जापान जैसे कि दो कंट्रीज है, जैसे कि जापान हो गए, चिले हो गए, जहां पे कि बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है, क्योंकि जापान वाला एरिया है वहां पे तो कितने सारे वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। तो वॉल्केनिक आइलैंड्स एक तरह से बहुत ज्यादा मेजर वॉल्केनिज्म या फिर अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शंस जो है वो रीजन होता है किस चीज का? अर्थक्वेक का। लेकिन वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उनको भी बुरे बहुत ही बेटर तरीके से उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन इंडिया ऐसी बुरी स्थिति में है कि यहाँ पे जो अप्रोच है वो अभी भी बहुत ही स्टैग्नेंट है, बहुत ही स्लगिश है। हमें इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बारे में हम बात करें कि चेंज आखिर क्या होना चाहिए। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 की बात करें तो उसमें भी इन चीजों की बात की गई है कि बिल्डिंग कोड्स को बहुत ही रिगरसली आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सेफ्टी गेट्स होने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स को आपको फॉलो करना चाहिए, सारे सेफ्टी लॉज को आपको अधेयर करना चाहिए। सिमिलरली स्ट्रक्चरल ऑडिट्स जो है वो टाइम टू टाइम होने चाहिए, रेगुलर असेसमेंट होने चाहिए कि भाई 5 साल पे अगर आपको बिल्डिंग को डाइलैपिडेटेड सिचुएशन में आपको उनको बेटर बनाना है, आप किस तरीके से आप रोड कितना आगे में कितनी एरिया छोड़ रहे हो, आप किस पैसेज पे बना रहे हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए इनकी ऑडिटिंग और इनके रेगुलर असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बात करूं रेट्रोफिटिंग द वल्नरेबल बिल्डिंग्स। वल्नरेबल बिल्डिंग्स में मान लो कोई चीज टूटी हुई है, कहीं क्रैक है, तो वो क्रैक रह ही जाता है। तो इस तरह की इग्नोर करने वाली जो हमारी जो ट्रेट है उस ट्रेट को हमें खत्म करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो नेशन वाइड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, यानी अबाइडिंग बाय द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पब्लिक ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि आखिर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपको क्या करना चाहिए।
क्या आप कहीं पार्क में चले जाओगे या फिर कोई बड़ा बेड है आप उसके नीचे आप छुप जाओगे? आपको क्या करना चाहिए कि आप अपनी जो आपका जो लॉस है उसको आप मिनिमाइज कर सको और अपनी सेफ्टी आप मैक्सिमाइज कर सको, इंश्योर कर सको कि आप सेफ हो। तो इन चीजों पे हमारे को प्रिपरेडनेस पे, क्योंकि देखो डिजास्टर इज अनस्टॉपेबल है ना, डिजास्टर इज बाउंड टू हैपन एंड डिजास्टर कैन हैपन एनी टाइम, कभी भी कहीं भी डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचुरल फिनोमिना है। प्लेट्स का अगर इंटरैक्शन की बात करें तो वी कांट स्टॉप प्लेट्स इंटरैक्शन, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अडेप्ट टू द बेस्ट possible safety measures and frameworks because of which this disaster can be minimized, the consequences, the bad consequences of the disaster could be minimized. That's it from my side. I will see you in the next video. Thank you so much.